हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। वी ऑल नो मटेरियल्स एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड। मटेरियल्स एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड, ये हम सभी जानते हैं। किसी भी मटेरियल को गर्म करो तो उसका साइज बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। गाड़ी के टायर में अगर बहुत ज्यादा, जब हम हाईवे बड़ी स्पीड में कोई गाड़ी चलाते हैं तो कार में टायर का प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों प्रेशर बढ़ा? क्योंकि वहां पे गैस ने एक्सपैंड करने की कोशिश की तो उसने ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया टायर पे। किसी बॉटल का ढक्कन ना खुल रहा हो तो आप उसके ऊपर गर्म पानी डालते हैं और वो ढक्कन इजीली खुल जाता है, क्योंकि गर्म करने पे उसका साइज एक्सपैंड हुआ। ये जो हॉर्स कॉर्ड्स होते हैं, अगर आपने देखा हो घोड़े के पीछे जो ये टांगा या रेड़ा वाला, तो उनके अगर आप टायर देखें अच्छे से, वो वुडन टायर होता है। वुडन टायर के ऊपर रबर लगाई होती है, रिम पूरा वुडन है। अब वुडन के ऊपर पहले वो स्टील रिम फिट करते हैं और स्टील रिम के अंदर रबर वो फिट करते हैं। लेकिन वो स्टील रिम जब बनाया जाता है, उसका साइज, उसका डायमीटर को हो, वो जो वुडन टायर है सेंटर में, वुडन टायर के डायमीटर से छोटा रखा जाता है। मतलब वुडन टायर का साइज बड़ा है, उसके बाहर जो रिम हमने फिट करना है स्टील का, उसका साइज छोटा है, फिर भी उसको बाहर फिट करना है। तो छोटा क्यों रखा गया? पहले उसको गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं उसका साइज बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ जाता है, अब उसके बीच में वुडन रिम हम फिट कर देते हैं, वुडन व्हील पूरा का पूरा। और बाद में भी अलो इट टू कूल डाउन, जैसे वो ठंडा होगा वापस उसका साइज कम होगा, उससे वो स्ट्रांगली फिट हो जाता है, अच्छे से फिट हो जाता है उस वुडन केस के ऊपर, वुडन रिम के ऊपर। वो जो स्टील रिम है वो आराम से फिट हो जाता है। तो एनीवे, सिंपल वर्ड्स में कहें, मटेरियल्स एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड। क्यों एक्सपैंड करते हैं? हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। बॉडी की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रैंडम मोशन बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, आज मैंने अर्थ के सरफेस पे रखी, इसको अगर मुझे ऊपर भेजना हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अर्थ का सरफेस से दूर जा सकती है अगर मैं इसको एनर्जी सप्लाई करूं। तो वैसे यहां मॉलिक्यूल्स को एनर्जी सप्लाई की हमने, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी सप्लाई की, तो मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होगी एक दूसरे से दूर जाने की। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो मटेरियल का साइज एक्सपैंड करेगा। इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। दिस इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन बेटा तीन तरह की हो सकती है, जैसे आपके सामने डायग्राम में आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल या वॉल्यूमेट्रिक। एरियल को हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, एरिया भी बढ़ता है। लीनियर एक्सपेंशन मतलब लेंथ वाइज एक्सपेंशन, और वॉल्यूमेट्रिक नाम से क्लियर है, वॉल्यूम वाइज एक्सपेंशन। ठीक है, तो सभी मटेरियल्स के साथ ये तीनों तरह की एक्सपेंशन होती हैं। अब कौन सा मटेरियल ज्यादा एक्सपैंड करेगा और कौन सा कम एक्सपैंड करेगा, हमें कैसे पता चले? तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं हर एक मटेरियल के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हर एक मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो वैसे ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का इंडिकेटर है, तो वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इस चीज का इंडिकेटर है कि ये मटेरियल कितना ज्यादा या कितना कम एक्सपैंड होगा। दो मटेरियल्स हैं, मान लीजिए एक साइड कॉपर है, एक साइड स्टील है, या कोई तीसरा मटेरियल भी आप ले लीजिए। इन बॉडीज का ओरिजिनल साइज सबका सेम है, सबका टेम्परेचर सेम है। अब आपने सब में टेम्परेचर चेंज लाई, सबका टेम्परेचर बढ़ाया, तो सभी बड़े होंगे, सबकी लेंथ बड़ी होगी, सबका एरिया बड़ा होगा, सबका वॉल्यूम बड़ा होगा। किसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, किसमें चेंज इन लेंथ ज्यादा आएगी? उसी में चेंज इन लेंथ ज्यादा आएगी जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होगा। किसमें चेंज इन एरिया ज्यादा होगा? उसी में चेंज इन एरिया ज्यादा होगा जिसका कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ज्यादा होगा। किसमें चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा? उसी में चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा जिसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही चीजें वन बाय वन मैं अभी आपके सामने डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। सो स्टे फोकस। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा लीनियर एक्सपेंशन से, लेंथ वाइज एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन की। तो लेट्स इमेजिन अ बॉडी जिसकी ओरिजिनल लेंथ है एल, या एल नॉट भी आप लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है एल नॉट,
इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? दिस लेंथ इज एल नॉट, दिस लेंथ इज एल नॉट, ओरिजिनल लेंथ है एल नॉट। एंड लेट अस से ये टेम्परेचर है यहां पे इसका टी। अब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर टी में आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया? लेटर से आपने डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो आपने क्या देखा? जैसे ही डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया, इस रॉड की लेंथ बढ़ गई, इसमें थोड़ी एक्सपेंशन हुई। तो इसमें कितना इंक्रीज इन लेंथ आया, कितना चेंज इन लेंथ आया? लेट अस से दैट चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल। अब कॉमन सेंस की बात है, ये जो डेल्टा एल है ये किसके इक्वल होना चाहिए? दिस डेल्टा एल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? देखो टेम्परेचर चेंज उतना ही करो। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर में, आई एम टेकिंग एन आर्बिट्रेरी एग्जांपल, कि ओरिजिनल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद होगी 10.1 सेंटीमीटर, तो चेंज कितना आया? 0.1 सेंटीमीटर का चेंज आया। अगर 10 की जगह यहां ओरिजिनल लेंथ 20 सेंटीमीटर होती, फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर, इसमें 10 सेंटीमीटर में अगर 0.1 का चेंज आया तो 20 में पक्की बात है 0.2 सेंटीमीटर का ही चेंज होगा, तो इसकी लेंथ बन जाएगी 20.2 सेंटीमीटर। सो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। ऑल्सो द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदला तो जितनी लेंथ चेंज होगी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदलने पे चेंज इन लेंथ डबल हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतना ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें, व्हाट डू वी गेट? डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट एंड डेल्टा टी। अब यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। वो कांस्टेंट है यहां पे अल्फा, हालांकि ये भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी अल्फा की तरह ही होता है। सो इट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, एंड दिस अल्फा इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो इसको डिफाइन कैसे करना है? तो बेटा यहां पे ये जो एक्सप्रेशन है, इसी को अगर मैं रीराइट करूं, क्या हम इस तरह से इसको यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं? आप खुद देखिए, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। व्हाट डज इट मीन? अब आप अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन is numerically equal to change in length per unit original length per unit rise in temperature। फिर से मेरे साथ रिपीट करो ये वर्ड्स। coefficient of linear expansion is change in length per unit original length per unit rise in temperature for a particular material, of course for a particular material। ये जितने भी कोफिशिएंट होंगे, स्टील के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है, ब्रास के लिए अलग है, हर एक मटेरियल का अपना अपना टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा, वेदर दैट इज लीनियर एक्सपेंशन और दैट इज एरियल एक्सपेंशन और दैट इज सुपरफिशियल। तो ये किसके लिए होगा? एक मटेरियल के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज याद रहेगी अब। सो यही एक बेसिक फॉर्मूला है बेटा, तो अल्फा का फॉर्मूला आपको याद रहेगा। इसमें आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, आपके नोट्स में भी लिखा होगा कि अगर हम ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट को 1 मीटर रख दें और डेल्टा टी को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, तो इन दैट केस अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल, मतलब इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चेंज इन लेंथ, बट किसके लिए? पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। राइट, चलिए एक चीज और देखते हैं बेटा। अगर मान लीजिए इसकी फाइनल लेंथ को मैं नाम दे देता हूं एल, ओरिजिनल लेंथ थी एल नॉट, फाइनल लेंथ को मैं नाम दे सकता हूं एल। ओरिजिनल क्या थी? एल नॉट, और फाइनल लेंथ कितनी है? एल। तो क्या हम डेल्टा एल को लिख सकते हैं एल माइनस एल नॉट? तो ये हो जाएगा एल माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट। फंडामेंटल फॉर्मूला एक ही है बेटा, इसी को अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास वापस ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आ सकता है। तो एक दूसरा फॉर्मूला मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। तो अल्फा की वैल्यू आएगी बेटा आपके लिए, अल्फा इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट डेल्टा टी को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो ये आ जाएगा अल्फा एल नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट।
इस एल नॉट को भी उस साइड ले जाओ, तो फिर चेक करो क्या फाइनल फॉर्मूला ये आपके पास आ रहा है या नहीं। आप चेक कीजिए, इस एल नॉट को उठा के लेफ्ट साइड ले जाओ, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी। फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। जब इस एल नॉट को इधर लेके जाओगे, दो टर्म्स होंगी, दोनों में एल नॉट कॉमन हो जाएगा। एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये दोनों फॉर्मूला कहीं ना कहीं सेम ही है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और ये, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा बेटा। तो इसके बाद बेटा मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, दैट इज एरियल एक्सपेंशन। एरिया वाइज जब एक्सपेंशन होगी, तो एरिया वाइज जो एक्सपेंशन हो रही है उसको मेजर करने के लिए जो कोफिशिएंट आएगा उसको हम कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन नाम देंगे। तो बेटा यहां पे फिर से लेट्स इमेजिन कि कोई एक बॉडी है जिसका एरिया है, सरफेस एरिया है, लेट अस से ये सरफेस एरिया है ए नॉट, टेम्परेचर है टी। अब मैंने टेम्परेचर बदला मैंने इसका कितना, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इसमें एरिया में इंक्रीज आ गई, तो फाइनल एरिया आ गया ए। इसको मैं ये भी कह सकता हूं ओरिजिनल एरिया प्लस चेंज इन एरिया, डेल्टा ए। ये किस टेम्परेचर पे था, टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी पे। तो जैसे हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेशंस की, चेंज इन एरिया, कितना एरिया बदलेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, इजंट इट सो। भाई एरिया ज्यादा होगा तो चेंज भी तो ज्यादा आएगा, एरिया छोटा होगा तो चेंज भी छोटा आएगा। एंड ऑल्सो डेल्टा ए, चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बदलोगे उतना ज्यादा चेंज आएगा। इन दोनों को कंबाइन करें तो डेल्टा ए इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम यूज करेंगे बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो डेल्टा ए आ जाएगा बीटा ए नॉट डेल्टा टी। अल्फा की जगह पे यहां पे आ गया हमारे पास बीटा। तो ये जो बीटा है इट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरिया वाइज जो एक्सपेंशन हो रही है। जैसे वहां कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, यहां कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है। और इसी फॉर्मूले को अगर यहां से मैं बीटा का फॉर्मूला निकाल के यहां पे लिखूं, तो बेटा जी बीटा की वैल्यू आ रही है डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा टी, चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर बदलने पे पर मीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर का चेंज आ रहा है, या पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आ रहा है, या पर किलोमीटर स्क्वायर पर कितने किलोमीटर स्क्वायर का चेंज आ रहा है। चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो याद रहेगा आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या है, चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो बेटा यहां से क्या हम डेल्टा ए को लिख सकते हैं फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, लिख सकते हैं ना। तो यही फॉर्मूला, इसी बीटा को हम फिर से लिखने जा रहे हैं। तो बीटा को लिख सकता हूं फाइनल एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू डेल्टा टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनको यहां ले आओ। सो बीटा ए नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू ए माइनस ए नॉट। इस ए नॉट को इधर ले आओ, तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा, ए नॉट को दूसरी साइड ट्रांसपोज करो तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। फाइनल फॉर्मूला आ रहा है फाइनल एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। जैसे वो फॉर्मूला था एल नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक वैसे ही यहां पे जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, फाइनल एरिया इज ओरिजिनल एरिया टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो देखिए ये सारे फॉर्मूले रिलेट करोगे, अल्फा और बीटा का एक जैसा आ रहा है, ये फाइनल लेंथ का, ये फाइनल एरिया का फॉर्मूला एक जैसा आ रहा है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बेटा तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। तो हीट करने पे अगर लेंथ बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, तो फॉर श्योर वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए बेटा क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं, मान लीजिए ओरिजिनल वॉल्यूम टेम्परेचर टी पे वॉल्यूम है वी नॉट,
टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी, किसी बॉडी का टेम्परेचर बदला, वॉल्यूम हो गया वी नॉट प्लस डेल्टा वी, या आप इसको सिंपली फाइनल वॉल्यूम वी कह लो, ठीक है, इतना वॉल्यूम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड ऑल्सो चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, है ना। ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो चेंज भी तो ज्यादा आएगा। अगर 1 लीटर में 1 मिलीलीटर का चेंज आ रहा है तो पक्की बात है 2 लीटर में 2 मिलीलीटर का चेंज आएगा। तो यहां इन दोनों को कंबाइन करें तो डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल्टा टी। तो यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएं, तो यहां पे वो कांस्टेंट हम यूज करते हैं बेटा गामा, गामा इंटू वी नॉट इंटू डेल्टा टी। दिस गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। This is coefficient of volumetric expansion. That means ये गामा है क्या, इसी फॉर्मूले से आप देखिए, इट इज डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। अब जरा एक बार आप अल्फा और बीटा के फॉर्मूले को भी ध्यान दीजिए, जो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे या आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहे हैं। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको अल्फा का फॉर्मूला दिख रहा है। अगर मैं इसको साइज थोड़ा छोटा करूं तो सारा आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो बेटा ये हो गया हमारे पास गामा का फॉर्मूला, अल्फा और बीटा के फॉर्मूला की तरह ही है। और मेरे ख्याल से अगर आपको मीनिंग फंडामेंटल पता है कि एरियल एक्सपेंशन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कैन यू एक्सप्लेन नाउ? यस, इट इज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। और फाइनली इस डेल्टा वी को मैं वी माइनस वी नॉट लिख सकता हूं। तो जैसे पिछले केसेस में हमने कैलकुलेशंस की, वैसे आप इसमें करके भी देख सकते हैं। फाइनल वॉल्यूम के लिए रिलेशन आएगा, फाइनल वॉल्यूम इज ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको क्लियर हुई? तो आई होप ये तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए इसके बाद अगर हम यूनिट्स की बात करें तो अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो, अल्फा बीटा हो या गामा, तीनों में से किसी की भी बात करें तो इनकी ऐसा यूनिट होनी चाहिए। कॉमन यूनिट होगी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, 1 पर केल्विन और 1 पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे, आप खुद देखिए बेटा। डेल्टा एल और एल नॉट, इन दोनों की यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेंगी किसकी यूनिट, डेल्टा टी की। यहाँ चेंज इन एरिया और ओरिजिनल एरिया, इनकी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इनकी यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यूनिट बचेंगी सिर्फ टेम्परेचर की। सो फाइनली इन तीनों की यूनिट क्या है, 1 पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अल्फा, किसी के केस में अल्फा की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 0.001 पर डिग्री सेंटीग्रेड किसी के अल्फा की वैल्यू है। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ध्यान से सोचना, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये ऐसा मटेरियल है जिसमें अगर ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर होगी किसी एक टेम्परेचर में, लेट अस से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अगर आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं उसमें पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर मीटर कितनी चेंज आनी चाहिए, 1.001 की। 1.001 फाइनल लेंथ हो जाएगी, तो चेंज कितनी आई, 0.001 की। अगर ये 1 सेंटीमीटर होती है ओरिजिनल लेंथ तो ये कितनी हो जाती, 1.001 सेंटीमीटर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे। अगर ये 1 मिलीमीटर है ओरिजिनल लेंथ तो हो जाएगी 1.001 मिलीमीटर। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 0.001 है तो पर सेंटीमीटर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे इतने सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा, पर मिलीमीटर इतने मिलीमीटर चेंज हो जाएगा, और पर मीटर इतने मीटर 0.001 मीटर चेंज हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग। सिमिलरली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आप एरिया के लिए और वॉल्यूम के लिए भी, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा अल्फा बीटा और गामा को हम आपस में रिलेट करेंगे। ये वही इंफॉर्मेशन आपके नोट्स में गिवन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आप याद रखिएगा। अल्फा बीटा और गामा की जो रेशो,
अल्फा, बीटा और गामा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किसके लिए होते हैं? किसी मटेरियल के लिए। स्टील का अलग है, कॉपर का अलग है, हर एक मटेरियल का अलग अलग है। तो हर एक मटेरियल के लिए अपना अपना अल्फा होगा, उसी मटेरियल का अपना बीटा होगा और उसी का अपना गामा होगा। इनकी रेशो हमेशा रहेगी 1:2:3, 1:2:3। सो 1:2:3 ये रेशो रहेगी इन तीनों की, ठीक है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा। मान लो किसी मटेरियल के लिए, स्टील के लिए अल्फा पता, तो बीटा उसका डबल होगा, गामा उसका ट्रिपल होगा। ये आप खुद ही डिटरमिन कर सकते हैं। एक गिवन होना चाहिए, बाकी दो आपको अपने आप मिल जाएंगे। अच्छा, तो इसको हम वेरीफाई कैसे करें, इसको रिलेट कैसे करें? ठीक है, सो हम 1 मिनट के लिए इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है। हमारे पास एक क्यूब है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है, हर एक लेंथ है उसकी, हर एक एज की लेंथ जो है वो एल है। ठीक है, ये क्यूब है। इस क्यूब की हर एक साइड है, लेट अस से एल। इस क्यूब की हर एक साइड कितनी है? एल। अब मान लीजिए आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया एल से, पहले ये टेम्परेचर टी था, अब आपने टेम्परेचर टी से बढ़ा के टी प्लस डेल्टा टी किया, तो हर एक साइड की लेंथ बढ़ के हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल। हर एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? एल। ये साइड हो जाएगी अब एल प्लस डेल्टा एल, क्योंकि आपने टेम्परेचर बदला तो इसकी लेंथ बड़ी होगी, पक्की बात है ना? अच्छा, लेंथ बड़ी है तो हर एक सरफेस का एरिया भी बड़ा होगा और ओवरऑल इसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा। ठीक है, तीनों चीजें बड़ी होंगी। तो अब हम इसी से डील करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करें, चलिए लेंथ के लिए रिलेशन हमारे पास है एल, फाइनल लेंथ एल। हम यहां पर, हाँ ठीक है, तो इसको मैं एल नॉट नाम देता हूं, एल नॉट, एल नॉट प्लस डेल्टा टी, डेल्टा एल, सॉरी, एल नॉट प्लस डेल्टा एल। तो अगर ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है, फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इजंट इट सो? ये फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा। चलिए अब एरिया की बात करते हैं। एरिया को अगर ए से डिनोट करें, या आपके नोट्स में एस से डिनोट किया हमने, तो हम एस से डिनोट करते हैं। सपोज एस नॉट है ओरिजिनल सरफेस एरिया, तो एस नॉट होगा ओरिजिनल लेंथ का स्क्वायर, एक सरफेस का एरिया। ये क्या हो गया? एस नॉट। एस नॉट किसके इक्वल होगा? एल नॉट का स्क्वायर होगा, साइड का स्क्वायर। अब इसका फाइनल एरिया, अब एरिया भी बढ़ गया, वो एस है, एस क्या होना चाहिए? एस नॉट प्लस डेल्टा एस, कुछ चेंज आएगा सरफेस एरिया में। तो चलिए जरा देखते हैं। तो अगर एरिया बढ़ गया तो ये हो जाएगा एस नॉट प्लस डेल्टा एस। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? एस नॉट प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। यस और नो? इट शुड बी इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर, इजंट इट सो? या बेटा ऐसा कीजिए, मैं इसको थोड़ा और हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको अपना अपना तरीका करने का आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, या सिंपल ऐसा करिए, वी नो दैट फाइनल एरिया एस इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। फाइनल एरिया इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, और एल क्या है? एल के लिए एक्सप्रेशन ऊपर आपको गिवन है, तो अगर ये वैल्यू मैं एल की पुट करूं तो ये हो जाएगा एल नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, इजंट इट सो? इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। ओके, तो क्या मैं एस फाइनल एरिया को लिख सकता हूं ओरिजिनल एरिया प्लस चेंज इन सरफेस एरिया, लिखा जा सकता है इसको। अब राइट साइड में देखिए, एक तो आ गया आपके पास एल नॉट का स्क्वायर प्लस एल नॉट का स्क्वायर इंटू 1 प्लस, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर एन की फॉर्म है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस एन एक्स टू अल्फा डेल्टा टी, जिसमें हमने यूज की बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। लेकिन ये हम कब यूज करते हैं? व्हेन एक्स इज वेरी स्मॉल और अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी रहती है, 10 टू द पावर -3, -4, -5, इस तरह का ऑर्डर रहता है।
तो 1 अल्फा इंटू डेल्टा टी स्मॉल होगा, टू द पावर 2 था, तो इस फॉर्मूले से मैंने इसको एक्सपेंड किया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हाँ, तो इसको, हाँ बेटा, यहां पे एक छोटी सी चेंज लाइए, बिकॉज हमें अल्फा और बीटा को रिलेट करना है। तो फाइनल सरफेस एरिया के लिए ये फॉर्मूला मत लिखिए, जैसे लेंथ के लिए एरिया वो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो आपके पास सरफेस एरिया के लिए या फाइनल एरिया के लिए ऐसा ही फॉर्मूला है। फाइनल एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये है कि नहीं फॉर्मूला? अब आप इस एस नॉट और एल नॉट स्क्वायर को कैंसल आउट कर सकते हैं, बिकॉज एस नॉट इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर। यहां आप ऐसा कहो कि इस इक्वेशन को आपने इस इक्वेशन को ये इस ऊपर वाली इक्वेशन से आपने डिवाइड कर दिया, तो दोनों साइड से कैंसल आउट हो गया। जब ये कैंसल आउट हो गया, उसके बाद यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, या दोनों साइड से 1 माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आया? आपके पास आया बीटा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा इंटू डेल्टा टी कैंसल आउट हो गया, तो आपने प्रूव कर दिया बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, राइट। अब वैसे बेटा वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम था वी नॉट। वी नॉट क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, एल नॉट का क्यूब। अब फाइनल वॉल्यूम वी होगा फाइनल लेंथ एल का क्यूब। फाइनल वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये वही बेसिक फॉर्मूला। और इस लेंथ को मैं लिख सकता हूं एल नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी का क्यूब, होल क्यूब। जब आप होल क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू एल नॉट का क्यूब इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी होल क्यूब। देखो एल नॉट का क्यूब और वी नॉट कैंसल आउट हो जाएंगे, बिकॉज वी नॉट इज इक्वल टू एल नॉट क्यूब। या ऐसा कर लो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, तो बात एक ही होगी। अब अगेन बेटा गामा की वैल्यू बहुत छोटी होगी 1 से, गामा इंटू डेल्टा टी भी बहुत छोटा होगा। तो यहां अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करूं, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स। So because 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx if x is very small as compared to 1, तो ये मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। लेफ्ट साइड से क्या बचा था? 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो 1 कैंसल आउट हो गया। जब 1 कैंसल आउट हो जाएगा, आई एम सॉरी यहाँ गलती से मैंने गामा लिख दिया ऊपर। तो लेंथ के केस में अल्फा डेल्टा टी आता है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस 3 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या प्रूव हो गया? गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। इससे पहले हमने प्रूव किया बीटा 2 टाइम्स अल्फा है, अब हमने प्रूव कर दिया गामा 3 टाइम्स अल्फा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा की जो रेशियो है वो 1:2:3 होगी, जैसा कि मैंने ऊपर भी मेंशन किया था, राइट। तो बेटा ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं अल्फा इज बीटा अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू गामा अपॉन 3, या 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। थर्मल स्ट्रेस क्या चीज है? अब थर्मल स्ट्रेस पे बात करते हैं थोड़ी सी। व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस? हीट की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो। स्ट्रेस क्या होता है बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। कब डेवलप होता है? जब बॉडी की शेप को डिफॉर्म किया जाए, है ना? ऐसा ही होता है ना? अब ये थर्मल स्ट्रेस क्या है? जब बॉडी की शेप में डिफॉर्मेशन लाई जाए, स्ट्रेन लाया जाए, तब उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा सॉलिड्स में। अब ये थर्मल स्ट्रेस क्या है? मान लीजिए ये दो रिजिड सपोर्ट्स हैं, दो वॉल्स हैं, दो दीवारें हैं। ये आपके सामने लेफ्ट साइड पे डायग्राम बना हुआ है। ये दो दीवारें हैं। इन दो दीवारों के बीच में मैंने एक रॉड फिक्स की। ये रेड कलर की रॉड है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर है T, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अब मान लीजिए मैं इसको गर्म करता हूं, मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, तो रॉड की टेंडेंसी क्या होगी कि इसकी लेंथ बढ़ जाए, यहां तक आ जाए। बट साइड्स पे क्या थी? दीवारें। हमने लेंथ बढ़ने की परमिशन नहीं दी, ये रॉड यहां पे फिक्स थी। टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी टेंडेंसी थी कि लेंथ बढ़ाए, लेकिन हमने बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि इसकी ओरिजिनल लेंथ तो ज्यादा है, हमने दबा के छोटा कर दिया।
जब दबा के छोटा किया तो कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन आया, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ओरिजिनल लेंथ यहां तक है, लेकिन हमने इसको दबा के इस डायरेक्शन में छोटा कर दिया। तो अब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होनी चाहिए इस डायरेक्शन में। तो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। दैट्स इट, गॉट इट। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस को रिलेट करने वाला एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन सबसे पहले हम स्ट्रेन की बात करें। अगर ये ओरिजिनल लेंथ है और ये डेल्टा एल है, तो हम जानते हैं अभी अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में। ओके, एंड वी नो दैट स्ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यस और नो? और अगर ये थर्मल स्ट्रेस है तो ये थर्मल स्ट्रेन होगा, जो कि हमारे सामने है। तो बेटा इसके लिए थर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास, थर्मल स्ट्रेस, वो आना चाहिए यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। यही फॉर्मूला ये यहां पर आपको गिवन है, y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, सो दिस इज थर्मल स्ट्रेस। अब बेटा इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कीजिए, एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जांपल्स कीजिए। तो उसके बाद अगर आपको फोर्स चाहिए तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। एरिया को राइट साइड पे ले जाओ तो फोर्स मिल जाएगा। तो सिंपली थर्मल स्ट्रेस तक काफी है आपके लिए। ठीक है, हाँ बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जिसके बारे में अक्सर मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कशंस करता रहता हूं कि पानी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंपाउंड, कि H2O है तो ये केमिकल कंपाउंड है। बेटा बाकी केमिकल कंपाउंड से बहुत हटके है। हम चांद पे जाते हैं तो क्या ढूंढते हैं? पानी। मंगल ग्रह पे जाते हैं तो क्या ढूंढते हैं? पानी। आखिर इस पानी में ऐसी क्या खासियत है? कुछ खासियत तो होगी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हाँ बिल्कुल, इसी से कुछ रिलेटेड है पानी। बेटा सभी मटेरियल्स को जैसे जैसे हम हीट अप करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मटेरियल्स एक्सपैंड करते हैं, उनका साइज बढ़ता जाता है, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और डेंसिटी कम होती जाएगी। समझ आई? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन होगी और डेंसिटी कम होगी। सभी मटेरियल्स के साथ ऐसा होता है। टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगी, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। ठंडा करने पे डेंसिटी बढ़ेगी, गर्म करने पे डेंसिटी कम होगी। ठंडा करने पे वॉल्यूम कम होगा और गर्म करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। सभी मटेरियल्स के साथ ऐसा होता है, वाटर के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन पानी को ठंडा करते जाओगे, 100 डिग्री से ठंडा करते जाओगे, इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन जैसे आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आओगे तो इसका वॉल्यूम मिनिमम होगा। ये आपके सामने दो ग्राफ गिवन है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। देखो यहां पे 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया हमने। सॉरी, ये 10 टू द पावर -3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, जहां पे भी ये वैल्यूज जो आ रही है। तो यहां पे हमने 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया, 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया। तो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, तो इसका वॉल्यूम है दिस इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। फिर वैसे ही चलते चलते, आई एम सॉरी, नॉट 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर, उसका वॉल्यूम होगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे थोड़ा ज्यादा था। टेम्परेचर कम करते गए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम हो गया एग्जैक्टली 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो वो जो पानी की डेंसिटी हम कहते हैं ना 1 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी 1 नहीं, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर की डेंसिटी है। और सीजीएस में इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी हाईएस्ट है वाटर की। वॉल्यूम लोएस्ट आ रहा है, ये वॉल्यूम का ग्राफ है, ये डेंसिटी का ग्राफ है, डेंसिटी हाईएस्ट है। 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर लेके जाओगे तो डेंसिटी फिर से कम होनी शुरू हो जाएगी और वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो H2O मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो जब ये फ्रीजिंग पे आते हैं तो बेटा ये इस तरह का केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इनके बीच में गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। सो इसका साइज फिर से एक्सपैंड हो जाता है। ज्यादातर मटेरियल्स की अगर हम बात करें, सॉलिड स्टेट में उनकी डेंसिटी हाईर होती है, लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं है। अगर डेंसिटी हाई होती तो बर्फ पानी पे तैरती ना,
बर्फ डूब जाती है लेकिन बर्फ तैरती है, इसका मतलब बर्फ की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। इसी की वजह से सर्दियों में एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कर पाती है। यहां पे बेटा एक्वेटिक लाइफ सर्दियों में सरवाइव कर पाती है इसी कारण से। पानी ठंडा होता गया, मान लीजिए बाहर से ठंडी हवा आई, लेक को ठंडा करती गई, पूरी लेक का टेम्परेचर है 10 डिग्री, सरफेस का 10 डिग्री हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, डेंसिटी बढ़ी, तो 10 डिग्री वाली लेयर नीचे बैठेगी, ऊपर लेयर दूसरी आती जाएंगी, एक एक करके हर लेयर का टेम्परेचर 10 डिग्री होता गया, नीचे चलती गई, फिर 10 से नीचे ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर होगा 9 डिग्री, वो नीचे बैठी, फिर ऐसा करते करते पूरी लेक का टेम्परेचर 9 हो गया, फिर ठंडा करते करते जो लेयर ठंडी होती है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, वो नीचे बैठती है। 4 डिग्री तक ऐसा होता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर आप टेम्परेचर लेकर जाओगे तो अब डेंसिटी बढ़ती नहीं बल्कि कम होनी शुरू हो जाती है। अगर पूरी लेक का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, अब ठंडी हवा आई, उसने ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, अब 3 डिग्री वाली लेयर नीचे नहीं बैठेगी बल्कि ऊपर तैरेगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं कम है। दैट इज वाई सर्दियों में लेक ऊपर से जम जाती है और नीचे से पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहता है। पूरे ग्लोब पे, ओशियन के बेड पे कहीं पे भी चले जाएं आप, नॉर्थ पोल पे हो, साउथ पोल पे, ओशियन बेड पे टेम्परेचर एक फिक्स्ड होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी हाईएस्ट है। इसीलिए ये यूनिफॉर्मिटी मिलेगी पूरे ग्लोब में, ठंडा मौसम हो कहीं गर्म हो कैसा भी हो, लेकिन बेस पे ओशियन बेड पे नीचे जो पानी का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। इसकी वजह से सर्दियों में जब लेक्स फ्रीज कर जाती है तो एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कर पाती है। तभी तो हम कहीं पे भी जाते हैं क्या ढूंढते हैं? पानी। तो वाटर के केस में अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। और भी वाटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह 1 बाय 1, लेकिन फिलहाल ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये इस पैराग्राफ को स्टडी कीजिए, इस ग्राफ को स्टडी कीजिए, ग्राफ इटसेल्फ इज इंफॉर्मेशन। अब बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो सिंपल सा रिलेशन है बेटा। जैसे वॉल्यूम के लिए आपने रिलेशन पढ़ा, V इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी ना। तो वैसे ही बेटा अगर डेंसिटी, फाइनल डेंसिटी, वॉल्यूम बदलेगा तो डेंसिटी बदलेगी, दैट इज ओरिजिनल डेंसिटी इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो क्या ये रिलेशन आपको याद रहेगा? चेक कीजिए, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, वॉल्यूम की तरह ही फॉर्मूला है, गामा वही है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये आपके सामने है। मान लीजिए ओरिजिनल वॉल्यूम है V और फाइनल वॉल्यूम है V डैश, V नॉट, मैं यहाँ V नॉट और V लिख रहा हूँ, नोट्स में आपके V और V डैश है, इस V की जगह V डैश है और ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो V है। अगर वॉल्यूम बदलेगा तो डेंसिटी बदलेगी, अगर वॉल्यूम बदलेगा तो डेंसिटी बदलेगी, तो अगर वॉल्यूम बदला तो डेंसिटी बदली। मान लो पहले डेंसिटी थी रो और बाद में डेंसिटी होगी रो डैश, तो रो क्या? मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लिख सकता हूं मास अपॉन रो। वैसे बाद में डेंसिटी होगी रो डैश m अपॉन वी डैश, तो वी डैश को लिखूंगा m अपॉन रो डैश। तो इसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज लिख दो, m यहां पे कैंसल आउट हो गया। अब दोनों साइड्स के रेसिप्रोकल ले लो, तो रो डैश आ जाएगा रो इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर -1। तो इसमें अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ गई फाइनल डेंसिटी। ठीक है, सो चेंज इन डेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।